वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बीए फर्स्ट सेम की यूनिट नंबर आज थर्ड है। फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट करा दी गई है और बिल्कुल वो कराया गया जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में जो देखने को मिलना है। तो आज थर्ड यूनिट है, इस छोटी सी क्लास में कंप्लीट यूनिट थर्ड करा दी जाएगी। आप इसे देखिए और बिल्कुल वो क्वेश्चन कराए गए जो वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज प्रोज डिवाइस। प्रोज डिवाइस, प्रोज कहते हैं गद्य को और डिवाइस मीन्स होती है युक्ति या तरीका। तो प्रोज का गद्य का तरीका क्या होता है, गद्य क्या होता है, ये इसका क्वेश्चन है। प्रोज इज ए लिटरेरी डिवाइस। जो गद्य है वो साहित्यिक तरीका होता है, साहित्यिक तरीका होता है रेफरिंग टू द राइटिंग, लिखने का, दैट इज स्ट्रक्चर्ड, जो निर्मित किया जाता है इन ए ग्रामेटिकल वे, ग्रामर व्याकरण के रूप से निर्मित किया जाता है, नहीं व्याकरण के रूप में निर्मित होता है, विद वर्ड्स, और जिस जो शब्दों से मिलकर बनता है, फ्रेजेस कहावतों से मिलकर बनता है, और दैट बिल्ड, और वो शब्द और वो कहावतें क्या करती हैं, दैट बिल्ड सेंटेंसेस, वो वाक्य को निर्मित करती हैं और या फिर पैराग्राफ को बनाती हैं। यानी प्रोज गद्य क्या होता है, गद्य के अंदर क्या होता है, ग्रामेटिकल एक तरीका होता है, ग्रामर का एक तरीका होता है, और उस ग्रामर के तरीके से कुछ शब्दों को और कुछ कहावतों को जोड़कर वाक्य बनाए जाते हैं, वाक्यों से पैराग्राफ बनाया जाता है, और उस पैराग्राफ को ही क्या बोलते हैं, गद्य बोलते हैं, प्रोज डिवाइस कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल डेफिनेशन सेम आप एग्जाम में लिखनी है आपने। व्हाट इज थीम इन प्रोज डिवाइस, इस गद्य के अंदर थीम क्या होती है। थीम का मतलब होता है केंद्रीय भाव, मुख्य विचार या सार या निचोड़ किसी भी कहानी का, किसी नाटक का, किसी उपन्यास का। तो नोवेल इज द मैन आइडिया, थीम, थीम इज द मैन आइडिया। जो थीम है वो क्या होती है, वो मैन आइडिया होता है, मुख्य विचार होता है, और अंडरलाइंग मीनिंग होता है। अंडरलाइन मीनिंग का मतलब होता है उसका जो खास पॉइंट होता है वो होता है ए राइटर एक्सप्लोर्स इन ए नोवेल। देखो, किसी भी नोवेल में, शॉर्ट स्टोरी में, या अदर लिटरेरी वर्क में, या किसी दूसरे साहित्यिक लेख के अंदर या उपन्यास के अंदर, शॉर्ट कहानी के अंदर, जो राइटर एक्सप्लोर्स करता है, एक्सप्लोर्स का मतलब होता है अन्वेषण करना या लिखना, उसमें जो एक्सप्लोर करता है, प्रकट करता है जो बातें, उसका जो अंडरलाइन मीनिंग होता है, अंडरलाइन मीनिंग का मतलब जो निचोड़ होता है, खास पॉइंट होता है, वही क्या कहलाता है, वो थीम कहलाती है उस कहानी की, उस नॉवल की या उस स्टोरी की। जी, नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एनालॉजी इन प्रोज डिवाइस। प्रोज डिवाइस के अंदर एनालॉजी क्या होता है। एनालॉजी, एनालॉजी किसको बोलते हैं, एनालॉजी बोलते हैं भैया दो तुलनात्मक वस्तुओं के अंदर समानता ढूंढना। एनालॉजी बोलते हैं दो तुलनात्मक वस्तुओं के अंदर समानता, यानी तुलनात्मक समानता इसको कहते हैं एनालॉजी को। एनालॉजी क्या होती है, तुलनात्मक समानता, दो किसी समान घटना, दो समान वस्तुओं के अंदर जो तुलना करके हम समानता ढूंढते हैं, वो होता है एनालॉजी। व्हाट आर टाइप्स, तो बेसिकली आधारभूत तरीके से या फिर सामान्य तौर पर देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनालॉजी। एनालॉजी के दो प्रकार होते हैं। पहला क्या होता है, लिटरल एनालॉजी। इन ए लिटरल एनालॉजी, साहित्यिक एनालॉजी के अंदर, यानी जो बोलकर बताया जाता है, पीपल आर सेइंग दैट वन थिंग रियली इज सिमिलर टू अनदर। जब लोग बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं कि एक वस्तु वास्तव में कोई भी चीज सिमिलर है, समान है दूसरी से, बोलकर बताते हैं, तो उसे बोलते हैं लिटरल एनालॉजी। ये लिटरल एनालॉजी है जब बोलकर बताते हैं। और ये है फिगरेटिव एनालॉजी। फिगरेटिव एनालॉजी बोलते हैं जब दिखाकर बताते हैं, ये बोलकर बताते हैं या दिखाकर बताते हैं। कंपैरिजन किसी दो चीज के अंदर, कैरेक्टर के अंदर करते हैं कि ये देखिए आप इसके अंदर कंपैरिजन कीजिए, या फिर स्केच खींचकर, चित्र बनाकर दिखाते हैं। जब इसमें दिखाने का काम होता है, इसमें बोलने का काम होता है। जी, फिगरेटिव एनालॉजी, दो वस्तुओं के अंदर तुलना, उसका फिगर बनाकर। पीपल आर सिंपली ड्राइंग, लोग अक्सर क्या करते हैं, इसके अंदर ड्रा करते हैं, बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, एक कंपैरिजन बिटवीन टू अनरिलेटेड थिंग्स टू हाईलाइट ए सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक। देखो, हाईलाइट का मतलब होता है प्रकट करना, उच्च रूप से प्रकट करना। सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक, कुछ विशेष गुणों को, कुछ विशेष गुणों को हाईलाइट करके जब किया जाता है, जो रिलेटेड होते हैं, अनरिलेटेड होते हैं, यानी असमान होते हैं दो वस्तुओं के बीच में, और उसकी जब तुलना की जाती है तो उसको बोलते हैं फिगरेटिव एनालॉजी, और वो भी ड्रा करके। पीपल आर सिंपली ड्राइंग, लोग अक्सर क्या करते हैं, सिंपली आमतौर पर चित्र बनाते हैं, ड्रा करते हैं, कंपैरिजन तुलना, बिटवीन टू बीच में दो अनरिलेटेड, अनरिलेटेड में जिसमें समानता नहीं है, अलग अलग,
दो अलग अलग वस्तुओं के बीच में, और क्या करने के लिए, हाईलाइट सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं गुणों को जांचने के लिए, हाईलाइट करने के लिए अनरिलेटेड चीजों के अंदर तो कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, उसे बोलते हैं फिगरेटिव एनालॉजी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एंटीथीसिस इन प्रोज डिवाइस? गद्य के अंदर एंटीथीसिस क्या होते हैं? एंटीथीसिस बोलते हैं विलोम को, उल्टा या विलोम को। एंटीथीसिस इज ए लिटरेरी डिवाइस। एंटीथीसिस एक साहित्यिक युक्ति है दैट रिफर्स, जो क्या बताती है, टू द जैक्स्टापोजिशन। जैक्स्टापोजिशन बोलते हैं उल्टाव या विपरीत बात, जो बताती है विपरीत बात को, ऑफ टू अपोजिंग एलिमेंट्स, दो विरोधी एलिमेंट्स चीजों के बारे में, थ्रू पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। और कैसे बताते हैं? दो, थ्रू माने किसके द्वारा बताते हैं? पैरेलल समान ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, व्याकरण स्ट्रक्चर रूप रख के, यानी जैसे दो कॉलम लेकर दोनों में समान असमानता बताते हैं या समानता बताते हैं। जैसे बताते नहीं, क्वेश्चन आता है इन दोनों में दो गुण धर्म समान बताइए क्या होता है इन दोनों वस्तुओं में, या बताते हैं दोनों में विपरीत गुण क्या होता है। तो एक कॉलम बनाते हैं, एक इधर रखते हैं, एक इधर रखते हैं, दोनों भाइयों में क्या क्या गुण है, या क्या क्या अवगुण है, क्या क्या समानता है, क्या क्या भिन्नता है, जो इस तरह की होती है उसको बोलते हैं हम एंटीथीसिस। ठीक है, एंटीथीसिस एक लिटरेरी डिवाइस होती है जो रेफर करती है जैक्स्टापोजिशन। जैक्स्टापोजिशन का मतलब है उल्टी, विपरीत बातों को, विपरीत गुणों को, ऑफ टू अपोजिंग एलिमेंट, दो विरोध करने वाले, दो विपरीत वस्तुओं के बीच में, और कैसे? थ्रू पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, दो समान व्याकरणीय रूपरेखा निर्मित करके इसकी तुलना की जाती है। जी, डिफाइन एफोरिज्म किसे बोलते हैं? एफोरिज्म का मतलब होता है कहावत। एफोरिज्म होती है कहावत, सेइंग। एफोरिज्म इज ए शॉर्ट सेइंग। एफोरिज्म एक छोटी सी कहावत होती है दैट सर्व्स टू एक्सप्रेस, जिसका काम क्या होता है? एक्सप्रेस, प्रकट करना, ए ट्रूथ, सच्चाई को, इन ए मेमोरिएबल एंड क्यूपी। मेमोरेबल एक असमर्थ या एक सच्चाई को प्रकट करना होता है, जैसे कि दो और दो चार होते हैं, वह ईद का चांद हो गया, ठीक है, अंधे की लाठी, इस तरह की कहावतें नहीं होती क्या? ये तू तो चमकता हुआ तारा है, इस तरह की जो कहावत होती है वो क्या होती है? वो सच कहावत सच होती है। और एक मेमोरेबल एंड क्विपी वे, क्विपी बोलते हैं चतुराई से, चतुराई के तरीके से, और मेमोरेबल एक यादगार बनाने के लिए, सच्चाई को एक्सप्रेस जब हम करते हैं, प्रकट करते हैं किसी छोटी सी कहावत के अंदर, तो उसे क्या बोलते हैं? एफोरिज्म बोलते हैं। एफोरिज्म आर यूज्ड बोथ इन स्पीच। एफोरिज्म भाषा में भी बोली जाती हैं कहावतें, जैसे कि दूसरे के साथ में हम कहावतें बोलते हैं, और इन राइटिंग में भी बोली जाती हैं कहावतें। ठीक है, व्हाट इज पैथोज? पैथोज बोलते हैं करुणा भाव। करुणा यानी दुख दर्द की जब भावना पैदा होती है ना, किसी लिटरेरी वर्क को पढ़कर, किसी कहानी को सुनकर, तो उसे बोलते हैं पैथोज। पैथोज इज ए लिटरेरी डिवाइस। पैथोज जो करुणा भाव होता है, ये एक साहित्यिक युक्ति है, और दैट इज डिजाइंड, जो डिजाइन की गई है, टू इंस्पायर इमोशन भावों को उठाने के लिए, फ्रॉम रीडर्स पढ़ने वालों के भावों को उठाने के लिए। ग्रीक पैथोज मीन्स, और ग्रीक भाषा में पैथोज का मतलब क्या है? सफरिंग, कष्ट, फीलिंग भावना, इमोशंस फीलिंग भाव, इमोशंस भावनाएं, और कैलामिटी आपदाएं, ये सब इसका मतलब दिया हुआ है ग्रीक लैंग्वेज में पैथोज का। डिफाइन ह्यूमर। ह्यूमर क्या होता है एज ए लिटरेरी टूल? लिटरेरी टूल के रूप में ह्यूमर को डिफाइन कीजिए। ह्यूमर क्या होता है? ह्यूमर होता है जहां पर इसे हिंदी में बोलते हैं व्यंग्यात्मक, यानी जहां पर कोई ऐसा कोई पैरा, ऐसी कोई बात डाली जाती है जबकि रीडर हंसने लगता है, तो उसको बोलते हैं ह्यूमर। ह्यूमर इज ए लिटरेरी टूल। ह्यूमर व्यंग्यात्मक यानी व्यंग, हंसी मजाक, एक लिटरेरी टूल है दैट मेक्स ऑडियंस लाफ, जो क्या करता है? जो ऑडियंस को मैक्स लाफ यानी हंसवाता है, और दैट इंटेंड्स टू इंड्यूस म्यूजमेंट, और जिसका इरादा क्या होता है? यानी ह्यूमर का क्या मतलब होता है, क्या इरादा होता है? दैट इंटेंट्स, जिसका मतलब होता है, जिसका उद्देश्य होता है, यानी ह्यूमर का उद्देश्य क्या होता है? टू इंड्यूस इम्यूजमेंट और लाफ्टर, पैदा करना, इंड्यूस करना, उत्पन्न करना, इम्यूजमेंट आनंद, या लाफ्टर खुशी उत्पन्न करना, इसका मतलब होता है ह्यूमर का। डिफाइन इन्वर्जन एज ए प्रोज डिवाइस।
इन्वर्जन क्या होता है? इन्वर्जन का मतलब होता है उल्टाव या विपरीत। इसका मतलब भी विपरीत होता है इन्वर्जन, जहां कोई घटना दूसरी घटना के विपरीत विपरीत होती है, या फिर कोई सेंटेंस है जैसे दिस इज अ पेन, यह एक पेन है, और इसको थोड़ा उल्टा करके कह देते हैं कि पेन है ये एक, ये पेन है एक, या यह एक पेन है। तो उसी वाक्य को जब उल्टा करके कहते हैं, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदल देते हैं, तो उसको बोलते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन रेफर्स टू द रिवर्सल। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? रिवर्सल यानी उल्टाव। ओ सिंटैक्टिकली करेक्ट। देखो, सिंटैक्टिकली का मतलब होता है ये वाक्य के रचना के अनुसार, वाक्य की रचना के अनुसार जो करेक्ट तो होता है, तो लेकिन उसका उल्टा होता है। क्या कैसे उल्टा होता है? देखो, ऑर्डर ऑफ द सब्जेक्ट, उसके अंदर जो सब्जेक्ट का क्रम होता है, सब्जेक्ट्स का क्रम यानी कर्ता कहाँ आता है, वर्ब का क्रम कहाँ होता है, वर्ब कहाँ लगेगी, ऑब्जेक्ट कहाँ लगेगा एक सेंटेंस के अंदर, उन सब का जो करेक्ट सिंटैक्टिकली करेक्ट ऑर्डर होता है, जो सही उनका क्रम होता है शब्द वाक्यांश के शब्द के रूप में, उसका उल्टा जब कर दिया जाता है तो वही कहलाता है इन्वर्जन। जी, राइट द टाइप्स ऑफ थीम। थीम थीम तो बता दिया था, थीम क्या होते हैं? मैन आइडिया होता है, जो हमने ऊपर पढ़ लिया, मैन आइडिया। तो उसके टाइप्स पूछे हैं, टाइप्स ऑफ थीम। फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ थीम, ये नीचे दिए हुए कुछ टाइप्स हैं। मेजर थीम, एक मेजर थीम होती है, एक माइनर थीम होती है। मेजर थीम होती है जो किसी भी कहानी का बहुत बड़ा एक पॉइंट जो निकल के आता है कि बोला इसका उद्देश्य कहानी का यही था, और छोटे छोटे जो उसमें उद्देश्य निकलते हैं वो माइनर थीम्स होती हैं। मेजर थीम्स आर जस्ट एज दे साउंड द मोर इंपॉर्टेंट एंड इंड्यूरिंग थीम ऑफ द नैरेटिव। नैरेटिव होती है जो वर्णन किया हुआ है उस वर्णात्मक कहानी का, जो इंड्यूरिंग थीम होती है, इंड्यूरिंग बोलते हैं जो अस्थाई थीम होती है, हमेशा जो रहती है, जो नहीं बदलता है उसका केंद्रीय भाव, और खास होता है, अत्यधिक जो ज्यादा खास होता है, वही मेजर थीम कहलाती है। मेजर थीम आर जस्ट एज दे साउंड, जैसे कि किसी कहानी को सुनकर, किसी नोवेल को पढ़कर सुनकर पता लगता है कि इसका अच्छा ये कहने का मतलब था, और वो ज्यादा खास भी होती है ये थीम, जो मेजर थीम होती है, और ये अस्थाई थीम होती है इस नैरेटिव की, उस वर्णनात्मक कहानी या उपन्यास की। माइनर थीम्स क्या होती है? माइनर थीम्स आर ऑन द अदर हैंड लेस इंपॉर्टेंट एंड इंड्यूरिंग। क्वेश्चन आ सकता है कि दोनों में डिफरेंस बताइए। माइनर थीम्स लेस इंपॉर्टेंट होती है, कम खास होती है, और कम अस्थाई होती है। लेस इंपॉर्टेंट और लेस इंड्यूरिंग होती है, इंड्यूरिंग मीन्स अस्थाई, कम अस्थाई होती है, कम खास होती है उपेक्षा की, देन द मेजर थीम की उपेक्षा। ठीक है जी, और ये हमारा एक दो क्वेश्चन रह गया बस जी। डिफाइन पॉइंट ऑफ व्यू एंड इट्स टाइप। पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है? पॉइंट ऑफ व्यू बोलते हैं दृष्टिकोण को। दृष्टिकोण आपने सुना होगा, दृष्टिकोण। डिफाइन दृष्टिकोण किसे कहते हैं, इसके प्रकार क्या है? पॉइंट ऑफ व्यू इज द एंगल और पर्सपेक्टिव फ्रॉम विच ए स्टोरी इज टोल्ड। जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या होता है? वो एक कोण होता है या फिर नजरिया होता है। पर्सपेक्टिव का मतलब नजरिया भी होता है और दृष्टिकोण भी। वो एक दृष्टिकोण या नजरिया होता है फ्रॉम विच ए स्टोरी इज टोल्ड, जिस नजरिए से कहानी को बताया जाता है। देखो, परियों की कितनी सारी कहानी है, राजाओं की कितनी सारी कहानी है, एक खरगोश की कितनी कहानी है, कछुए की कितनी कहानी है, लेकिन हर कहानी को बताने के पीछे क्या दृष्टिकोण रहा है, क्या मैसेज देना चाहता है, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि किस प्रकार से उसको किस दिशा में मोड़ने वाला है कहानी बताने वाला। तो पॉइंट ऑफ व्यू इज द एंगल एंड द पर्सपेक्टिव, ये दृष्टिकोण है फ्रॉम विच स्टोरी टोल्ड, कि किस तरीके से स्टोरी को बताया हुआ है। टाइप्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, फ्लोविंग्स आर द टाइप, ये डबल रिपीट हो गई, चलो जी, हाँ ये सही बात है। ये तो डेफिनेशन है इसकी पॉइंट ऑफ व्यू की, और ये है टाइप ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू की टाइप्स कितनी होती है? फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू की नीचे दी हुई कौन कौन सी टाइप है? फर्स्ट टाइप है फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। जब कहानी सुनाने वाला फर्स्ट पर्सन में कहानी सुनाता है, फर्स्ट पर्सन में, ठीक है, कि भैया एक लड़का है, वो जैसा भी कोई भी, या वो खुद राइटर हो और वो अपने बारे में कहानी ऐसे बताता है कि वो खुद उसमें इन्वॉल्व हो। जैसे मैंने ये किया, मैं वहां गया, मैंने ये देखा, मैंने ये काम किया और फिर मैं वो काम करने लगा, तो ये तो होगा फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन होगा जब जब यू की बात होगी, तुम्हारी, तुमने ये किया, तुम वहां गए थे, तुमने ये लिखा, तुमने ये काम किया, जब तुम्हारी कहानी होगी। और थर्ड पर्सन होता है जब ना मैं की बात ना यू की, और जब
ना आई ना यू, और जो ही सी या दे की बात करते हैं, किसी तीसरे की बात करते हैं कि वे वहां गया था, उसने ये काम किया था, वे वहां गए थे, वहां पर वो था, तो इस तरीके से। ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। इन फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर वन ऑफ द स्टोरीज करेक्टर इज नरेटिंग द लिटरेरी वर्क। इन फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर वन ऑफ द स्टोरीज करेक्टर इज नरेटिंग द लिटरेरी वर्क। देखो इसके अंदर क्या होता है, एक कहानी होती है, और इसके अंदर कहानी किस में होती है, फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर। फर्स्ट पर्सन इसके अंदर होता है, आई के अंदर बात करते हैं। आपको पता होगा कि इंग्लिश के अंदर आई और वी क्या होते हैं, ये फर्स्ट पर्सन होते हैं, और यू क्या होता है, सेकंड पर्सन होता है, और ही सी दे और बाकी और सब इट या किसी का नाम ये होता है थर्ड पर्सन होता है। तो वही बात का इसके अंदर फर्स्ट पर्सन होता है, और वन ऑफ द स्टोरीज करेक्टर इज नरेटिंग द लिटरेरी वर्क, और वही जो पर्सन होता है वही करेक्टर होता है और कहानी को बताता है, उस लिटरेरी वर्क का नरेट करता है, वर्णन करता है। दो एग्जाम्पल दिए हुए, द ग्रेट गैट्सबाय और द जैन एयर, ये दोनों के दोनों फर्स्ट पर्सन है, कवियों ने खुद अपने बारे में चर्चा करके लिखी हुई है। सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू इज स्ट्रक्चर्ड अराउंड द यू प्रोनाउन। जब प्रोनाउन यू की बात होती है, यानी यू के बारे में लिखा हो, तुम्हारी कहानी चलती रहती है, तुम लिखा जाता है, आप या तुम, तो तब सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू होता है। इसका देखो एग्जाम्पल है, इफ ऑन ए विंटर्स नाइट ए ट्रैवलर इटैलो काल्विनो। इफ ऑन ए विंटर्स नाइट, एक तो ये हो गया, और ए ट्रैवलर इटैलो कैल्विनो, ये दो एग्जांपल दिए हुए हैं इसके जी। थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, थर्ड पर्सन तीसरा पर्सन जिसमें यू और आई और या वी की बात नहीं होती, ही सी दे की बात होती। द ऑथर इज नरेटिंग ए स्टोरी अबाउट द करेक्टर। जब कोई भी लेखक वर्णन कर रहा होता है किसी कहानी का और किसी करेक्टर्स, दूसरे करेक्टर्स पात्रों के बारे में, एंड रेफर्स करता है, वर्णन करता है टू देम उनका, विद द थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही या सी या दे कह करके प्रोनाउन का साथ सहारा लेकर के वो वर्णन करता है, रेफर करता है, तो तब बोलते हैं थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे दो एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल इसके हैं, बिलोड और लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज और बिलोड दोनों के दोनों ये किस में लिखे हुए हैं, थर्ड पर्सन में लिखे हुए हैं, यानी ही और सी की चर्चा की गई है जी। हमारा आज इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिक्शन। डिक्शन किसे कहते हैं जी, डिक्शन बोलते हैं जी शब्द का जो ढंग होता है, शब्द का तरीका या फिर बोलने का ढंग, बोलने का तरीका या ढंग, उसको डिक्शन बोलते हैं। ठीक है, डिक्शन किसे बोलते हैं, डिक्शन इज द केयरफुल सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स। ठीक है, इसे प्रोनाउंसिएशन भी इसका सिनोनिम होता है, डिक्शन का ही प्रोनाउंसिएशन क्या उच्चारण होता है, नहीं उच्चारण, तो उच्चारण भी डिक्शन का ही सिनोनिम है, पर्यायवाची शब्द है। तो ये बोलने का तरीका होता है और प्रोनाउंसिएशन भी बोलने का तरीका है। तो डिक्शन इज द केयरफुल सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स। देखो शब्दों का ध्यानपूर्वक चुनाव करना डिक्शन कहलाता है, शब्दकोश का, यानी बोलने का जो तरीका है, बोलने का जो ढंग है। तो बोलने का जो ढंग होता है वो क्या होता है, वो होता है ध्यान रखकर चुनाव करना शब्दों का, किस लिए, टू कम्युनिकेट मीन्स वार्तालाप करने के लिए, ए मैसेज और इस्टेब्लिश ए पार्टिकुलर, यानी किसी मैसेज का कम्युनिकेट करना, किसी संदेश दूसरे को पहुंचाने का जो तरीका होता है। और उसमें जब हम शब्द चुनते हैं, देखो मैंने दूसरे आदमी से कहना है कि तुमने भाई चाय पी ली क्या, मैंने अभी नहीं पी है, तो हम पहले माइंड में ना शब्दों का चुनाव करेंगे कि तुमने चाय पी थी क्या, तुमने चाय पी है क्या, तुम चाय नहीं पियोगे, मैंने नहीं पी है। तो ये शब्द हम पहले चुनते हैं कि नहीं उसमें लगाना है, उस वाले सेंटेंस में, अपने वाले सेंटेंस में लगाना है। तो जो शब्दों का चुनाव, डिक्शन इज द केयरफुल सिलेक्शन, ये ध्यान पूर्वक चुनाव होता है शब्दों का, क्या करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए, एक मैसेज को यानी कोई संदेश सुनाने के लिए, और इस्टेब्लिश और स्थापित करने के लिए एक पार्टिकुलर वॉइस,
पर्टिकुलर विशेष आवाज और राइटिंग स्टाइल और लिखने का तरीका स्टैब्लिश करने के लिए, स्टैब्लिश उत्पन्न करने के लिए या फिर स्टैब्लिश करने के लिए, ठीक है, स्थापित करने के लिए। तो हम जो वर्डों का चुनाव करते हैं ध्यानपूर्वक, वो जो शब्दों का चुनाव ध्यानपूर्वक करके सेंटेंस बनाते हैं और दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, वो चाहे लिखकर करते हैं चाहे बोलकर करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड डिक्शन। उसी को क्या बोलते हैं? डिक्शन। ठीक है, नेक्स्ट इसके फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई है, सेकंड भी और थर्ड भी, बीए फर्स्ट सेमेस्टर की। जल्दी 4th-5th यूनिट आने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है इसको अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड।